हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं सभी स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे, आपकी पढ़ाई भी सुचारू रूप से चल रही होगी। प्यारे बच्चों, आज के सेशन में हम लोग एक कविता पढ़ेंगे जिसका नाम है घर की याद। और नाम से पता चल रहा है कि लेखक जो हैं भवानी प्रसाद मिश्र जी, उन्हें घर की याद आती है। अब इस तस्वीर से आप लोगों को पता चल रहा होगा कि लेखक कहाँ है, और यहाँ लिखा भी हुआ है शब्द क्या है, ये कारावास। तो मुझे आप लोग एक कमेंट बॉक्स में एक आंसर मुझे देना है कि इस शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा और इसमें संधि कौन सी होगी। कौन है ऐसा स्टूडेंट जो मुझे इसका आंसर सही सही देगा। तो इस कविता की हम लोग बात करें, भवानी प्रसाद मिश्र जी जब जेल में रहते हैं, उस समय बारिश का बहुत तेज बारिश का मौसम होता है, तब उन्हें अपने घर की याद आती है। वे अपने घर में फिलहाल भवानी प्रसाद मिश्र जी तो यहाँ जेल में है, उसके अलावा घर पर 4 बहनें और 4 भाई मौजूद हैं। उन 4 बहनों और 4 भाइयों को जब उनके पिताजी माताजी देख करके उन्हें जब पांचवी की याद आती है तो उन्हें बहुत ज़्यादा दुख होगा। इस प्रकार से भवानी प्रसाद मिश्र जी अपने भाव विचार प्रकट कर रहे हैं जेल के अंदर रहते हुए, कि वो कह रहे हैं कि मुझे घर की बहुत ज़्यादा याद आ रही है। तो प्यारे बच्चों, इसमें इस कविता में क्या है, एक बार हम लोग देख लेते हैं। इस कविता का सारांश क्या है, वैसे तो मैंने बता दिया है आप लोगों को, एक बार हम लोग देख लेते हैं। घर की याद कविता में घर के मर्म का उद्घाटन है, यानी घर की याद उन्हें यार, यानी घर की याद आती है ना, तो उसका जो दर्द होता है ना, वह इसमें दिखाया गया है, बताया गया है। कवि जेल प्रवास के दौरान, यानी कवि कहाँ है, फिलहाल जेल में है, घर प्रवास से विस्थापन की पीड़ा सालती है यानी दुख देती है। यानी कि जब वो जेल में रहते हैं, जब उन्हें घर की याद आती है, तो वह जो याद है वह उसे बहुत ज्यादा दुख दे रही है। कवि के स्मृति संसार में उसके परिजन एक एक कर शामिल होते चले जाते हैं। जैसे उन्हें घर की याद आती है, तो उसके घर का जो परिवार का जो वातावरण था, जो संसार था, वह सभी भाई एक एक करके सभी एक साथ, सभी की याद आती हुई चली जाती है, और सभी एक साथ शामिल हो जाते हैं कि हम किस प्रकार 5 भाई और 4 बहनें किस प्रकार से हम लोग खेलते थे, और किस प्रकार बारिश के मौसम में किस प्रकार चाय की चुस्की लेते थे, यानी ब्रेड पकौड़ा वगैरह समोसे वगैरह क्या क्या खाया करते थे। ये सब यहाँ इसमें आएगा, मैं अपने मन से नहीं बता रहा हूँ आप लोगों को। घर की अवधारणा की सार्थक और मार्मिक याद कविता की केंद्रीय संवेदना। आपसे पूछा जाए इस कविता का केंद्रीय बिंदु क्या है, तो इस कविता का केंद्रीय बिंदु क्या है, घर की अवधारणा सार्थक और मार्मिक, यानी घर की याद कवि को बहुत ज्यादा यानी दुख देती है, सालती है या दुख देती है, पीड़ा पहुंचा रही है। जब स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कवि जेल में बंद कर दिया गया था, तब बरसात के दिनों में कवि को अपने घर की याद आती है। वह घर के सभी सदस्यों को याद करता है। यह सब याद करके उसे बहुत दुख होता है। यही सब इस कविता में बताया गया है। यानी कि इस कविता में सबसे बड़ा एक केंद्रीय संवेदना भाव में बात करूं, एक अर्थ समझूं, मैं इस कविता का मूल उद्देश्य में समझूं, तो क्या है, घर की याद कवि को बहुत ज्यादा दुख दे रही है। अब करते हैं हम लोग कविता का आरंभ। कवि कह रहा है कि आज पानी गिर रहा है, बहुत पानी गिर रहा है, रात भर गिरता रहा, प्राण मन घिरता रहा। कवि कह रहा है कि बहुत तेज बारिश का मौसम था, यानी वर्षा ऋतु चल रही थी, तो बहुत तेज बारिश हो रही थी। आज पानी गिर रहा है ना, बहुत तेज पानी यानी बरसात हो रही है, बहुत पानी गिर, और बहुत तेज बारिश यानी वर्षा हो रही है जिससे पानी गिर रहा है। रात भर गिरता रहा और पूरी रात बरसात होती रही, पानी गिरता रहा, प्राण मन घिरता रहा, जिससे मुझे बहुत ज्यादा भय लगने लगा, यानी मुझे बहुत ज्यादा डर लगने लगा, यानी मेरा मन था बिल्कुल तड़पने लग गया था, बहुत ज्यादा दुख होने लग गया था। क्यों? क्योंकि कवि को घर की याद आने लग गई थी। बहुत पानी गिर रहा है, बहुत तेज बारिश हो रही है, घर नजर में तिर रहा है, यानी कवि को उस बरसात के मौसम में, जैसे बरसात हो रही है पूरी रात होती रही, तो कवि को अपने घर की याद आ जाती है। यानी घर नजर में, यानी घर आंखों के सामने उसका घर नजर आ जाता है, घर की याद उसे आ जाती है। किस प्रकार से ऐसे बारिश के मौसम में किस प्रकार से हम लोग अटखेलियां करते थे, भाई बहन आपस में किस प्रकार चाय की चुस्कियां लिया करते थे, पकौड़े वगैरह आदि खाया करते थे, यह सब उसकी आंखों के सामने नजर आ रहा था। घर की मुझसे दूर है जो, घर खुशी का पुर है जो, यानी कि मेरा जो घर है वह फिलहाल मुझसे बहुत दूर है, और ऐसा घर जिसमें खुशियों का एक भंडार भरा हुआ था, यानी जिसमें किसी प्रकार की कोई भी दुख पीड़ा नहीं थी, ऐसा घर था, यानी कि जिसमें बहुत ज्यादा खुशियां खुशियां भरी हुई थी। इस प्रकार से ऐसा घर था जैसा हम कह सकते हैं खुशियों का एक परिवार था, खुशियों का एक क्या था, घर था। देखो इस कविता की मैं बात करूं तो इसमें ऐसा कोई शब्द नहीं है
जो जिसका अर्थ आप लोगों को पता नहीं हो। इन पूरी कविता में प्रसाद गुण है, यानी प्रसाद गुण कहाँ होता है बेटा कि कविता को पढ़ते ही उसका अर्थ समझ में आ जाए। अब यहाँ कोई भी ऐसा शब्द नहीं है जिसका अर्थ तुम्हें पता नहीं हो, सीधा सीधा अर्थ है। घर की घर में चार भाई, मायके में बहन आई, यानी कहने का तात्पर्य क्या है, अब फिलहाल घर में है ना चार भाई हैं और बहन है वो मायके से में अपने पिता के घर आई है। बहन आई बाप के घर, यानी बहन कहाँ आई है, पिता के घर आई है। हाय रे परिताप के घर, यानी कि यह कितनी बड़ी दुख की बात है कि जब बहन आएगी घर में और बहन अपने पिता के घर आई है और उसे चार भाई दिखाई देंगे और पांचवा उसे दिखाई नहीं देगा, तो कितनी बड़ी परिताप यानी दुख की बात है। घर की घर में सब जुड़े हैं, सबकी इतने कब जुड़े हैं, चार भाई चार बहनें, बुझा भाई प्यार बहनें। अब कह रहा है कवि, क्या कह रहा है, घर के घर में कब जुड़े हैं, यानी कहने का तात्पर्य क्या है, जब बरसात का मौसम होता था तो घर के घर में किस प्रकार से हम एक साथ इकट्ठे हो जाते थे हमें पता ही नहीं चलता था। सबकी इतने कब जुड़े हैं, और हमें ये भी नहीं पता चला ये सब इतने कैसे हो गए, यानी सब एक साथ कैसे जुड़ गए, एक साथ इकट्ठे कैसे हो गए। चार भाई चार बहनें, यानी फिलहाल क्या है वहां पे चार भाई हैं और चार बहनें हैं। बुझा भाई प्यार बहनें, और भाइयों को तो वो बुझा भाई कहा गया है, यानी कि जिस प्रकार से हम लोग एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं तो बुझा भाई, यानी कि भाइयों को बुझा के समान बताया गया, एक बुझा से दूसरी बुझा जुड़ी हुई है उन सभी की। प्यार बहनें, और बहनों को प्यार के रूप में दर्शाया गया, यानी कि जब वो सभी भाई बहनें एक साथ खड़े हो जाते हैं बरसात के मौसम में, एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं तो पता ही नहीं चलता इतने सब कब जुड़ गए हम लोग, हमें पता ही नहीं चला। और बहनें थी वो हम पर प्यार लुटाया करती थी और भाई थे हम एकजुट रहा करते थे, कभी झगड़ा नहीं करते थे, इसलिए हमारा घर क्या था, एक खुशियों का परिवार था। नजर में तिर रहा यानी आंखों में तैरा, इन आंखों के सामने उनका उसका घर आ चुका है। पुर है जो वह घर जो परिपूर्ण यानी खुशियों से भरा पूरा है। परिताप यानी अत्यधिक दुख, यानी कि ये दोनों चीजें कहाँ आई है, कवि कहता है कि एक ऐसा घर था हमारा जो खुशियों का घर था जिसमें किसी प्रकार का कोई भी दुख नहीं था। परिताप यानी जब बहन ससुराल से अपने पिता के घर आती है, और वह कितने बड़ी दुख की बात होगी जब चार भाई उसके सामने होंगे, पांचवा उसके सामने नहीं उसे दिखाई देगा, तो उसे जब पांचवे की याद आई होगी तो कितना बड़ा उसे दुख हुआ होगा। अब देखो ये प्रश्न है, आपसे तो प्रश्न पूछा नहीं जाएगा, लेकिन कुछ बच्चों से क्या होता है कि कुछ स्टेट बोर्ड के बच्चे हैं जहां एनसीईआरटी चलती है, तो वो बच्चे क्या करते हैं कि उनसे पूछा जाता है निम्नलिखित पद्यांश की सह प्रश्न व्याख्या करो, तो उन बच्चों के लिए महत्वपूर्ण होगा, तो बच्चे इसे देख सकते हैं किस प्रकार से लिखा जाता है किस प्रकार से नहीं। अब भावार्थ यानी जो व्याख्या मैंने आप लोगों से अभी समझाई थी वो जो कि त्यों लिखी है, वो इसलिए लिखा है कि आप लोग कोई गलती न कर दो। तो प्यार बच्चों ध्यान रखना, एक पद्यांश आएगा एग्जाम में, पद्यांश देने के बाद 5 एमसीक्यूज आपसे पूछेगा, वो ध्यान रखना 5 एमसीक्यूज पूछेगा, गलती से किसी का भी आंसर गलत मत कर देना। कभी बताता है कि आज पानी गिर रहा है, यानी बहुत तेज पानी गिर रहा है, अर्थात बहुत तेज बारिश हो रही है, बहुत तेज बारिश हो रही है। रात भर गिर रहा है, अर्थात रात भर वर्षा होती रही। उसी से मेरा मन प्राण भय से घिर रहा है, अर्थात वे घर की याद में घिर गए, यानी जैसे ही बहुत तेज बारिश हो रही थी पूरी रात, तो आंखों के सामने उसके घर उसे अपना घर दिखाई देने लग गया था कि किस प्रकार से बरसात के मौसम में एक साथ हम लोग इकट्ठे हुआ करते थे। बरसते हुए पानी के बीच रात भर घर कवि की नजरों में घूमता रहा, उसका घर बहुत दूर है, परंतु वह घर जो परिपूर्ण यानी खुशियों से भरा पूरा है, यानी कि ऐसा घर जो जिसमें हमेशा खुशियां खुशियां रहती थी, वह घर अब उसकी आंखों के सामने नजर आ रहा है। अब कवि कहता है कि उसके घर में 4 भाई हैं, बहन मायके से यानी पिता के घर आई है, मगर यहां आकर उसे दुख ही मिला, यानी कि वो तो कहता है ना कि ससुराल में जब कोई लड़की रहती है तो उसे ऐसा पता चल जाता ना आज मैं अपने पिता के घर जा रही हूं, तो उसके पंख लग जाते हैं और उसे पता नहीं चलता कि वो दिन कैसे बीतता है, हकीकत है ये। और कहते हैं ना कि जब आप लोग कहीं पढ़ते हो, कहीं घर से बाहर कहीं पढ़ते हो, तो 2 दिन की छुट्टियां आ गई मान लो कॉलेज की या स्कूल की, तो वो दिन ऐसा लगता है यार ये कब आएंगे ये दिन, और आते तो बहुत लेट है, लेकिन जैसे आप लोग घर चले जाते हो तो वो दिन बहुत जल्दी बीत जाता है, ऐसा आपको महसूस होता है। वही बात एक बहन की ससुराल से जब वो अपने पिता के घर आती है तब उनके साथ भी ऐसा ही होता है, क्योंकि उसका एक भाई उसकी नजरों
से दूर अर्थात जेल में बंद है। यानी कि यह अत्यधिक दुख की बात क्यों बताई गई है, क्योंकि चार भाई जैसे उसके सामने आए उसकी बहन के, लेकिन पांचवा भाई है वो उसके सामने नहीं मिलेगा क्योंकि वह कहाँ है, जेल में। तो यह कितने बड़ी दुख की बात है। वह तो खुशी के लिए आई थी घर में, लेकिन उसे भी यहाँ आकर क्या मिला, दुख ही मिला है। घर का माहौल बहुत अच्छा है और आज सभी एक जगह होंगे। क्यों? क्योंकि बारिश का मौसम है। कभी को याद आ रहा है कि इस समय बारिश का मौसम हुआ करता था तो हम लोग एक साथ कैसे इकट्ठा हुआ करते थे। वे सभी आपस में जुड़े हुए हैं। उसके चार भाई व चार बहनें हैं। चारों भाई बुझा, यानी भाइयों को बुझा के समान बताया गया है, तथा बहनें प्यार और बहनों को प्यार के समान बताया गया है। अर्थात भाई बुझा के समान कर्मशील व बलिष्ठ हैं, तथा बहनें स्नेह की भंडार है, यानी प्रेम की भंडार है। और भाई क्या है, यानी कि संगठन में शक्ति जिसे कहते हैं ना, बुझाए हैं, यानी कभी एक दूसरे से अलग वो नहीं होते हैं, चाहे खुशी हो चाहे दुख हो। अब देखो ये आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। क्यों? क्योंकि यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, निम्नलिखित पद्यांश की भाषा बताओ कैसी है। तो कैसी है? खड़ी बोल हिंदी है। कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है। और बुझा भाई में क्या है? उपमा अलंकार है। और चाक्षुष बिंब का यहाँ प्रयोग किया गया है। ध्यान रखना, बिंबों का भी यहाँ प्रयोग किया गया है। कोई दिक्कत है? नेक्स्ट पद्यांश पढ़िए एक बार जल्दी से। अब कवि कह रहा है, और माँ बिन पढ़ी मेरी, यानी मेरी माँ है वो बिना पढ़ी हुई है, दुख में वह गड़ी हुई, और उसे वह हमेशा से ही दुख तो हुआ ही करता था कि कभी पिताजी कहीं चले गए या कहीं कोई दूसरा भाई कहीं कमाने चला गया। इस प्रकार से कवि के भाव उत्पन्न हो रहे, विचार उत्पन्न हो रहे हैं, क्योंकि कवि की कल्पना का विचार क्या क्या है वो हम लोग भी नहीं बता सकते, आप भी नहीं बता सकते। हम लोग कैसे बता रहे हैं कि जैसा उन्होंने पूरी कविता लिखी उस कविता के अकॉर्डिंग हम लोग आप लोगों को बताते हैं। तो कवि क्या कह रहा है, मेरी माँ है वो बिना पढ़ी है और दुख में वह गड़ी मेरी, यानी कहने का तात्पर्य है वो मेरे दुख में बहुत ज्यादा तड़पती होगी, उसे बहुत ज्यादा दुख हो रहा होगा। माँ की जिसकी गोद में सिर रख लिया तो दुख नहीं फिर। अब ये कवि यहाँ पे एक बहुत अच्छी बात कही। कवि क्या कहता है कि जब किसी इंसान को दुख होता है ना तो अपनी माँ की गोद में अपना सर रख दे, और जैसे ही माँ अपने सर में हाथ फेरती है ना तो पता ही नहीं चलता कि दुख कहाँ चला गया। हकीकत है ये। आपको भी कभी दुख हो ना बेटा तो ऐसा करना, अपने माँ के यानी माता यानी जिसे मोम बोलते हो आप, उनके गोद में सर रखना, और जैसे वो अपने सर पे हाथ रखेंगे ना तो हम दुख भूल जाएंगे, कहीं चला जाएगा और हमें नींद आ जाएगी। बहुत अच्छे से ध्यान रखना। यानी कि मेरी माँ की गोद में जब मैं अपना सिर रखता था तो मैं अपने दुख को भूल जाया करता था। माँ की जिसकी स्नेह धारा, यानी मेरी माँ का जो प्रेम भरी धारा है, जो जिस प्रकार से मुझे प्यार करती थी, का यहाँ तक भी पसारा, यहाँ भी मेरी माँ का जो प्रेम है यहाँ तक भी बहुत बड़ा विस्तृत फैला हुआ था, यानी यहाँ तक भी मेरी माँ का प्यार मेरे पास है। उसे लिखना नहीं आता जो कि उसका पत्र आता, यानी मेरी माँ बिना पढ़ी हुई है, उसे लिखना बिल्कुल नहीं आता, नहीं तो उसका पत्र मेरे पास आ जाता, इसीलिए तो उनका पत्र मेरे पास नहीं आ रहा है। ठीक है। तो कवि क्या कह रहे हैं, मेरी माँ की जो स्नेह धारा, प्रेम की धारा जो बह रही है वो बहुत विस्तृत रूप से फैल रही है, बहुत व्यापक रूप से फैली हुई है, इसलिए यहाँ तक भी उनका प्यार मेरे पास आ रहा है। फिर कवि कहता है कि उसे वह बिना पढ़ी हुई है इसीलिए उसे लिखना नहीं आता, इसलिए नहीं तो उनका पत्र अब तक मेरे पास आ जाता, इसलिए मैं उनका पत्र मेरे पास नहीं आया। पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, यानी कि मेरे पिता हैं उनको बुढ़ापा एक भी क्षण उसके पास बिल्कुल भी नहीं भटकता, यानी कि जो मेरे पिता हैं बूढ़े हो गए हैं लेकिन बुढ़ापा उनके पास बिल्कुल भी नहीं भटकता है। जो अभी भी दौड़ जाएं, जो अभी भी खिलखिलाएं, और अभी वो ऐसे दौड़ते हैं जैसे एक जवान, एक युवा व्यक्ति दौड़ रहा है, और वो इस प्रकार से खिलखिलाते हैं जैसे एक जवान खिलखिला रहा हो। मौत के आगे न हिचके, जब उनके सामने कोई मौत आ जाती है तब भी वो बिल्कुल भी नहीं डरते हैं। शेर के आगे न बिचके, और शेर के सामने भी जब वो खड़े होते हैं या शेर जब उसके सामने आ जाता तब भी वो बिल्कुल भी नहीं डरते हैं, नहीं हिचकते हैं। बोल के बादल गरजता, काम में झंझा लरजता, यानी कि जब वो बोलते हैं तो ऐसा लगता है जैसे बादल गरज रहे हों, और जब वे काम करते हैं तो आंधी तूफान भी उसके सामने लज्जा जाते हैं, यानी शर्मा जाते हैं। इस प्रकार से दौड़ दौड़ के कार्य करते रहते हैं। कवि कहता है कि ऐसे मेरे पिता जिनके सामने बुढ़ापा कभी भी एक क्षण भी, एक पल भी उनके सामने नहीं आता है, उसे बहुत ज्यादा डर लगता है कि एक कवि के बोल है कि जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी उनको परेशान नहीं करता है, नहीं सताता है।
और जब वो दौड़ते हैं, अभी वो युवा एक जवान व्यक्ति की तरह दौड़ते हैं और इस प्रकार से खिलखिलाते हैं जैसे एक युवा इंसान खिलखिला रहा हो। जब उनके सामने कभी मौत भी आ जाती है, जैसे उनके सामने कोई शेर आ गया, तो तब भी वो बिल्कुल भी हिचकते नहीं, बिल्कुल भी डरते नहीं है, वो उनके सामने इस प्रकार से खड़े रहते हैं। और जब वो बोलते हैं तो ऐसा लगता है जैसे बादल गरज रहे हो, और जैसे वो जब जिस प्रकार से वो काम करते हैं ना, तो आंधी तूफान में उनके सामने शर्मा जाते हैं, लज्जा जाते हैं। झंझा यानी आंधी तूफान। बिन पड़ी, बिना पड़ी हुई, इसने धारा, प्रेम की प्रेम भरी धारा, इसने रूपी धारा। पसारा यानी व्यापक या विस्तृत, व्यापा यानी सताता या आसपास, नहीं भटकता, भटकता भटकता। बिचके यानी डरना, झंझा आंधी तूफान, लरजता यानी शर्माना। प्रसंग उन बच्चों के लिए है जिनको ऐसे पूछा जाता है कि प्रस्तुत पद्यांश की से प्रसंग व्याख्या करें, तो वो एक बार पढ़ लीजिएगा इसको, भावार्थ देख लीजिएगा। इन पंक्तियों में माँ और पिता के बारे में बताया गया है। इन पंक्तियों में उसे अपनी माँ की याद आती है और कह रहे हैं कि मेरी माँ अनपढ़ है, उससे बहुत कष्ट सहन किए हैं, उसकी गोद में सिर रखने के बाद दुख शेष नहीं रहता, अर्थात दुख का अनुभव नहीं होता। माँ का इसने इतना, इन माँ का प्रेम इतना व्यापक और शक्तिशाली है कि जेल में भी कवि उसको अनुभव कर रहे हैं। फिर कवि कहते हैं कि वह लिखना भी नहीं जानती, इसी कारण उसका पत्र भी मेरे पास नहीं आता। फिर कवि अपने पिता के बारे में बताते हैं कि वे अभी भी चुस्त और फुर्तीले हैं, बुढ़ापा उन्हें एक क्षण के लिए भी उनके पास नहीं आता है, और वे आज भी दौड़ सकते हैं और खूब खिलखिलाकर हंसते हैं। वे इतने साहसी हैं कि मौत के सामने भी हिचकते नहीं हैं, तथा शेर के आगे डरते नहीं हैं। उनकी आवाज में आज भी जोश है, ऐसा लगता है जैसे बादल गरज रहे हों। जब वे आज भी काम करते हैं तो उनसे तूफान भी शर्मा जाता है, अर्थात आज भी वे अत्यधिक तेज गति से काम करते हैं। भाषा विशेष, प्रत्येक पद्यांश का विशेष महत्वपूर्ण होगा। आपके एमसीक्यू जो 5 पूछे जाएंगे, यहां से लगभग लगभग पूछा जा सकता है। भाषा सरल सुबोध प्रवाह में, यानी खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग हुआ है, अनुप्रास अलंकारी है, और वीर रस का यहाँ प्रयोग किया गया है। पिता के बारे में बताया गया ना कि वो बिल्कुल भी डरते नहीं हैं, वो जैसे काम करते हैं आंधी तूफान भी शर्मा जाते हैं, जब वो बोलते हैं तो ऐसा लगता है जैसे बादल गरज रहे हो। तो यहाँ वीर रस उत्साह का भाव प्रकट हुआ है। आज गीता पाठ करके दंड 160 करके, अब पिता के बारे में बता रहे हैं कि जैसे ही आज वो गीता का पाठ करके नीचे आए होंगे 260 दंड बैठक यानी उठक बैठक करके, कितनी 260, ये ध्यान रखना। यानी जैसे ही उन्होंने गीता का पाठ किया होगा आज और 260 दंड बैठक लगाई होंगी, उठक बैठक लगाई होंगी, खूब मुगदर हिला की, यानी कि जो एक मुगदर होता है वो उनकी मुठों को आपस में मिला करके, मुठ उनकी मिला लेकर, यानी कि जैसे आज उन्होंने गीता पाठ किया होगा उसके बाद उन्होंने 260 दंड बैठक की होगी। एक मुगदर होता है जो कसरत करने का काम आता है, उनकी मुठें आपस में दोनों हाथों से मिला करके, जबकि वे नीचे आए होंगे, जब इतना कार्य करने के बाद में जब वो नीचे आए होंगे, छत से नीचे आए होंगे, नैन जल से छाए होंगे, हाय पानी गिर रहा है, घर में नजर तिर रहा है। और जैसे वो नीचे आए तो उनकी आंखों में क्या हो गया, जल यानी कि आंसू आ गए होंगे। क्यों? क्योंकि जैसे उन्होंने अपने 4 पुत्रों को नीचे देखा और 5वें को नहीं देखा तो उसकी याद आई होगी और उनकी आंखों में आंसू आ गए होंगे। हाय पानी गिर रहा है, घर में नजर तिर रहा है, हाय, अब कह रहे हैं कि बहुत तेज बरसात हो रही है और मुझे अपने घर की याद आ रही है। 4 भाई 4 बहनें, बुझा भाई प्यार बहनें, खेलते हैं या खड़े होंगे, नजर उनके पड़े होंगे। अब फिलहाल उनकी आंखों के सामने जैसे वो गीता पाठ करके 260 दंड बैठा करके मुगदर को दोनों मुठों को मिला करके जैसे वो नीचे आए होंगे तो उनकी आंखों में आंसू आ गए होंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने 4 बहनें और 4 भाइयों को तो उन्होंने नीचे देखा होगा, बुझाई भाई बुझा के समान और बहनें प्यार के समान, जैसे उन्होंने देखा और 5 उसे जैसे ही दिखाई नहीं दिया होगा तो उनकी आंखों में आंसू आ गए होंगे। खेलते हैं या खड़े होंगे, नजर उनको पड़े होंगे, जैसे वो नीचे आए तो उनको खेलते खेलते उनकी नजरों में के सामने 4 भाई और 4 बहनें सामने आ गई होंगी, लेकिन जैसे ही 5वां नजर नहीं आया तो उनकी आंखों में आंसू आ गए होंगे। पिताजी भी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, यानी कि पिताजी हैं ऐसे हैं जिनके सामने बुढ़ापा एक पल के लिए भी नहीं भटकता है, नहीं सताता है। रो पड़े होंगे बराबर 5वें का नाम लेकर, और जैसे ही वो नीचे आए गीता का पाठ करके 260 दंड बैठक करके, और जैसे ही उनके 4 बेटे और 4 बेटे उन्हें दिखाई दी लेकिन 5 जैसे ही दिखाई नहीं दिया, और जैसे उसकी याद आई होगी, अर्थात कवि कह रहा है कि मेरी याद जैसे आई होगी तो वो रो पड़े होंगे
कैसे? पांचवे का नाम लेकर कि मेरा भवानी यहाँ नहीं है। दंड यानी उठक बैठक, मुग्धर यानी व्यायाम करने का उपकरण है एक, नैन यानी आंख। प्रसंग देख लीजिएगा, जिनका काम का है वो देख लीजिएगा। व्याख्या देख लीजिएगा। इन पंक्तियों के द्वारा कवि अपने पिता के बारे में बता रहे हैं कि आज वे गीता का पाठ करके 260 दंड बैठक लगाकर अर्थात उठक बैठक करके और मुग्धर को दोनों हाथों से हिलाकर वे उनकी मूठों को मिलाकर जब वे नीचे आए होंगे तो उनकी आंखों में आंसू आ गए होंगे। कवि कहते हैं कि मुझे याद करके उनकी आंखें नम हो गई होंगी। अब कवि कह रहे हैं कि मुझे घर की बहुत याद आ रही है। घर में 4 भाई और 4 बहनें हैं। चारों भाई बुझाएं हैं और बहनें प्यार के समान हैं। यानी कि भाई बुझा के समान कर्मशील और ताकतवर हैं और बहनें प्यार का भंडार है। उन्हें खेलते या खड़े देखकर पिताजी को पांचवे की याद आई होगी। वे कहते हैं कि जिनके पास बुढ़ापा एक क्षण के लिए भी नहीं भटकता, वे मुझे याद या नाम लेकर रोए होंगे। अर्थात उन्हें जैसे ही उनके 4 बेटे और बेटियां दिखाई दी, लेकिन पांचवा जैसे दिखाई नहीं दिया तो उनका नाम लेकर वे रोए होंगे, ऐसा कवि विचार कर रहे हैं। भाषा सरल एवं सहज, हिंदी खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग किया गया। वर्णों की आवर्तीकार अनुप्रास अलंकार है। इन पंक्तियों में पिता की स्थिति का बहुत ही मार्मिक चित्रण किया हुआ है। अब कवि कह रहा है पांचवा हूं मैं अभागा, यानी कि मैं पांचवा जो उनका पुत्र हूं वो बहुत ही अभागा हूं, जिसे सोने पर सुहागा पिताजी कहते रहे, प्यार में बहते रहे। यानी कि जिसे पिताजी सोने पे सुहागा कहते थे कि मेरा पांचवा बेटा बहुत अच्छा है, मेरे पद चिन्हों पर चल रहा है, ऐसा कहने वाले जिस पर वो पिताजी अपने पांचवे पुत्र घमंड किया करते थे, अपनी ऊंची गर्दन करके चला करते थे, आज जो है उनका पांचवा पुत्र वह कैसा है? अभागा है। और ऐसा कहते कहते वो हमेशा मेरे ऊपर प्यार लौटाते रहते थे और प्यार में बहते रहते थे कि मेरा पांचवा पुत्र बहुत ही अच्छा है। कहते हैं ना कि किसी के 2 या 3 पुत्र कहते हैं ना, मेरा तो एक ही अच्छा है, ये नालायक हो चुका है, ऐसे कहते हैं ना। ऐसे पिताजी कहते हैं कि पांचवा जो मेरा पुत्र बहुत ही अच्छा है, सोने पे सुहागा है, कि मैंने पता नहीं कौन सा अच्छा कर्म किया होगा पिछले जन्म में कि ऐसा पुत्र मुझे प्राप्त हुआ है। लेकिन मैं क्या हूँ? एक अभागा हूँ अपने मन में, क्योंकि मैं आज कहाँ हूँ? उनके आंखों के सामने नहीं हूँ, मैं कहाँ हूँ? जेल में हूँ। आज उनके स्वर्ण बेटे लगे होंगे हुने हेटे, यानी कि किसी के भी किसी भी माता पिता के पुत्र और पुत्रियां जो होती हैं वो सोने के समान होती हैं, लेकिन वो सोने जैसे पुत्र आज उन्हें बहुत ही हेटे यानी कि हीन लग रहे होंगे। कैसे? कि उनका पांचवा पुत्र जो सोने जैसा है वो आज उनके सामने नहीं है, क्योंकि मैं उन पर सुहागा बंदा बैठा हूँ अभागा। यानी कि आज उनके जो जो 4 बेटे 4 बेटे उनके सामने, आंखों के सामने है, वे उन्हें बहुत ही हीन लगे होंगे, क्योंकि उनका जो पांचवा अभागा पुत्र है, सोने पे सुहागा बहुत अच्छा जो पुत्र है, वो आज उनके सामने नहीं है। यानी कि पांचों को याद करके उन चारों को बहुत ही अपनी आंखों से हीन समझा होगा। और माँ ने कहा होगा दुख कितना बहा होगा, आंख में किस लिए पानी, वह अच्छा है वहां अच्छा है भवानी। अब माँ ने कहा होगा अपने दिल पर पत्थर रख करके, देखो कितनी अच्छी बात कह रही है माँ, कि कवि कह रहा है कि माँ ने कहा होगा मेरे पिताजी से क्या, दुख कितना बहा होगा। जब मेरी माँ ने ये शब्द कहे तो सोचो वो अपने दिल पर कितना बड़ा पत्थर रख करके ये बात कह रही है, यानी उन्हें कितना बड़ा दुख हुआ होगा। आंख में किस लिए पानी, वहां अच्छा है भवानी। अरे आपकी आंखों में आंसू क्यों हैं? आप रो क्यों रहे हैं? मेरा भवानी, आपका भवानी है ना, वह वहां बहुत अच्छा है। वह तुम्हारा मन समझकर और अपनापन समझकर गया है, सो ठीक है, यह तुम्हारी लिखी है। यानी कि वह आपका मन समझकर, आपके मन को अपना मन समझ करके, आपके पद चिन्हों पर चल करके, जैसा आपने उन्हें समझाया है उन्हीं पद चिन्हों पर चला है। तो फिर आप रो क्यों रहे? आपकी आंखों में आंसू क्यों हैं? वहां मेरा भवानी है, मेरा बेटा है ना, आपका बेटा है, वो वहां बहुत अच्छा है। अब इतना कहा होगा तो उसे कितना दुख हुआ होगा उसकी माँ को, सोचो। यानी कि उनके दिल पर कितना बड़ा पत्थर रख करके उन्होंने अपनी, उसकी माँ ने उसके पिता से ये बात कही होगी। गया है सो ठीक है, यानी कि अब है अपना, आपका मन अपना मन समझ कर, यानी आपके पद चिन्हों पर चल कर तो गया तो सो ठीक ही है वहां पे। यह तुम्हारी लीक है, तो यही तो तुम्हारा मतलब लीक यानी कि परंपरा, यही तो तुम्हारी संस्कृति थी, यही तो तुमने उन्हें समझाया था कि इसी लीक पर आपको चलना है। तो आपकी लीक पर चल रहा है तो आप लोग क्यों रो रहे हैं? अब भागा यानी भागेन, सोने पे सुहागा बहुत प्यारा, हेटे यानी गौन या हीन, लीक यानी परंपरा। प्रसंग देख लीजिएगा जिनके काम का हो।
आगे देखिए भावार्थ। कवि कहता है कि वह अपने पिताजी का पांचवा भाग्यहीन पुत्र है, वह उनके साथ नहीं है, लेकिन पिताजी को सबसे प्यारा है। जब भी घर में कभी कवि के बारे में चर्चा चलती है तो वे भाव विभोर हो जाते हैं। आज उन्हें अपने सोने जैसे बेटे तुच्छ लगे होंगे, क्योंकि उनका सबसे प्यारा बेटा उससे दूर जेल में बैठा है। आगे कहते हैं कि माँ ने पिताजी को समझाया होगा, उन्हें समझाते समय उनके मन में भी बहुत दुख बहा होगा। वे कहती होंगी कि भवानी जेल में बहुत अच्छा है, तुम्हें रोने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हें आंसू बहाने की जरूरत नहीं है, वह आपके दिखाए मार्ग पर चला है और यही उसके जीवन का उद्देश्य है और यही तुम्हारी परंपरा है और ठीक भी है। यानी जैसा आपने समझाया, आपके ही पद चिन्हों पर, आपकी परंपरा पर, आपकी लीक पर चला है, तो आप रो क्यों रहे हैं? मेरा भवानी है, बहुत मजबूत है और वह वहां अच्छे से रह रहा होगा। खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग अनुप्रास अलंकार और छंद मुक्त रखना है। ध्यान रखना, ये पूछा जाएगा प्रस्तुत पद्यांश में कौन सा छंद है या छंद है या नहीं है, तो आप क्या कहेंगे? छंद मुक्त। कभी ऐसे देगा क्वेश्चन कि प्रस्तुत पद्यांश है, छंद सहित पद्यांश है, छंद मुक्त पद्यांश है, इस प्रकार से आपसे पूछा जा सकता है। पांव जो पीछे हटाता को मेरी लजाता, इस तरह हो न कच्चे रो पड़ेंगे और बच्चे। अब मां कह रही है यदि वह आपकी लीक पर चला और जैसे ही वह डर जाता और डर करके अपना पांव पीछे हटा लेता तो मेरी कोक को वह लजा देता, और ऐसा नहीं होना चाहिए था, क्योंकि आपने जो उन्हें जो शिक्षा दी थी, आपके पद चिन्हों पर जो चला, यदि वह पांव आगे बढ़ा करके पीछे करता, यानी वह जेल में जाकर वापस से यानी कि पीठ दिखाकर भाग आता, तो मेरी कोक को वह लजा देता, और ऐसा पुत्र मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इस तरह हो ना कच्चे रो पड़ेंगे और बच्चे। और यदि इस प्रकार तुम ही रो पड़ोगे, इस प्रकार तुम ही कच्चे हो जाओगे, तुम्हारी आंखों में आंसू आ जाएंगे, तो और बच्चे भी तुम्हें देख करके, आपकी आंखों में आंसू देखकर वो भी रो पड़ेंगे। ऐसे तुम कच्चे नहीं हो सकते, तुम एक बहादुर बेटे के पिता हो। पिताजी ने कहा होगा हाय कितना सहा होगा, कहाँ मैं रोता कहाँ हूँ, धीर में खोता कहाँ हूँ। अब पिताजी कह रहे होंगे, अब के लेखक कह रहे हैं, पिताजी कह रहे हैं कि पिताजी ने कहा होगा, और ऐसा कहते उसने उन्होंने कितना दुख सहन किया होगा, कहा मैं रोता कहाँ हूं, धीर मैं खोता, यानी धैर्य मैं कहाँ खो रहा हूं। तुम्हें कहाँ लग रहा है कि मैं धीरज खो रहा हूं, और तुम्हें कहाँ लग रहा है कि मैं रो रहा हूं। यानी कि दोनों आपस में एक दूसरे को सांत्वना दे रहे हैं, दोनों एक दूसरे को मजबूत बना रहे हैं। देखो, जब पति पत्नी ऐसे हैं तो पुत्र तो होंगे ना देश के लिए। हे सजीले हरे सावन, हे कि मेरे पुण्य पावन, तुम बरस लो वे न बरसे, पांचे को वे न तरसे। अब कवि जो सावन लगा हुआ है, जो बारिश झमाझम हो रही है, तो कवि कह रहा है क्या? हे हरे भरे सावन, हे हरियाली से भरे हुए सावन, तुम मेरे पुण्य पावन, तुम बहुत ही पवित्र हो, बहुत ही पुण्य हो, सभी के लिए तुम बारिश कर रहे हो, बहुत भयंकर बारिश हो रही है या तुम बरस रहे हो, तुम लोगों के लिए बहुत ही पवित्र हो, पुण्य हो। तुम बरस लो वे न बरसे, यानी कि तुम जितना चाहो उतना बरस लो, लेकिन मेरे पिता की, मेरे माता पिता की आंखों में आंसू नहीं आने चाहिए। तुम जितना बरसना चाहते हो, जितना पानी गिरना चाहते हैं नीचे, गिरो बरसात के रूप में, लेकिन मेरे पिता के आंखों से आंसू यानी पानी नहीं गिरना चाहिए। वे पांचवे को वे न तरसे, यानी उन्हें इस प्रकार समझाना कि वो पांचवे पुत्र के लिए बिल्कुल भी न तरसे, न तड़पे। मैं मजे में हूँ, सही हूँ, घर नहीं हूँ, बस यही है, किंतु यह सब बड़ा बस है, इसी बस में सब विरस है। अब कवि कह रहा है कि हे हरे भरे सावन, हे हरियाली से भरे हुए सावन, तुम बहुत अच्छा कार्य कर रहे हो, तुम बहुत सभी के लिए पवित्र हो, पुण्य हो, क्योंकि तुम बरसात कर रहे हो, लोग क्योंकि फसल अच्छी होगी। लेकिन उन्हें इस प्रकार समझाना कि उन्हें पांचवें पुत्र की बिल्कुल भी याद न आए, इन्हें पांचवें को याद करके बिल्कुल भी न तड़पे। उन्हें कहना कि मैं यहाँ हूँ, बहुत ही मजे में हूँ, बहुत ही सही हूँ, बस ये कहना कि घर पर नहीं हूं, बस यही थोड़ा सा एक छोटा सा दुख है, किंतु यह बस बहुत बड़ा बस है, इसी बस में सब विरस है। अब कवि कहता अपने आप में कि यह जो बस है ना, कि मैं बस सिर्फ घर पर नहीं हूं, बस यही छोटा सा एक दुख है, लेकिन यह जो बस है ना, बहुत बड़ा दुख है मेरे लिए, और यही बस में सब विरस है, और इसी बस में है ना सब कुछ रसहीन हो चुका है, सब समाप्त हो चुका है, सारा दुख मेरे पास आ चुका है, मैं बहुत ज्यादा परेशानी में हूं, ऐसा मत कहना। सजीले हठीले धीर धैर्य धीरज विरस यानी वियोग, या वियोग में जी रहा हूं।
प्रसंग प्रस्तुत पद्यांश देख लेना किस प्रकार से लिखा है मैंने। ऐसा ही लिखना है जिन बच्चों के ऐसे पूछा जाए कि प्रस्तुत पद्यांश से प्रसंग व्याख्या कीजिए, तो इस प्रकार से आपको लिखना होगा। भावार्थ, इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहते हैं कि माँ पिताजी को समझाती हुई कहती हैं कि छोटा करना बेटा, कि वह आगे बढ़कर पीठ दिखाकर वापस आता तो यह मेरी लिए लज्जा की बात होती। अतः तुम्हें अधिक कमजोर होने की जरूरत नहीं है। अगर तुम इस प्रकार रोओगे तो और सभी बच्चे भी रोने लगेंगे और वे भी कमजोर पड़ जाएंगे। आगे कवि कहते हैं कि माँ की बातें सुनकर पिताजी ने अपनी सभी पीड़ा शांत करते हुए कहे होंगे कि मैं रो नहीं रहा हूं और न ही धैर्य या धीरज खो रहा हूं, ऐसा पिताजी ने कहा होगा। सोचो उन्होंने कितना बड़ा दुख सहा होगा। अब कवि सावन को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे सजीले, हे हरियाले सावन, तुम अत्यंत पवित्र पुण्य हो। तुम चाहे जितना बरसते रहो किंतु मेरे माता पिता की आंखों में आंसू न बरसे। वे अपने पांचवें बेटे को याद करके दुखी न हो। आगे कवि कहते हैं कि वह मजे में है, इसमें कोई संदेह शक नहीं है। इसमें सिर्फ इतना अंतर है कि मैं घर पर नहीं हूं। इस वियोग से मेरा जीवन दुख में हो गया है। मैं अलगाव का नरक भोग रहा हूं। यही बस में सभी सबसे बड़ा बस है और यही बस मेरे लिए बहुत बड़ा दुख की बात है। ठीक है, ये देख लेना, सेम है। किंतु उनसे यह न कहना उन्हें देते धीर रहना। अब कवि कह रहा है सावन को संबोधित कह रहा है कि हे सावन, उन्हें जाकर यह कहना कि किंतु उनसे यह न कहना उन्हें देते धीर रहना। यानी कि कवि कह रहा है कि हे सावन, तुम इस प्रकार से उन्हें कहना कि मेरी यहाँ जो वास्तविक स्थिति है वो मत बताना। उन्हें यह कहना कि आपका जो पांचवा पुत्र है उनके लिए बिल्कुल आप परेशान मत हो, ज्यादा दुख मत हो, क्योंकि वो वहां बहुत ही अच्छे से मजे में रह रहा है। लेकिन कवि कह रहा है कि उनसे ऐसा मत कह देना, उन्हें देते धीर रहना और उन्हें धैर्य देते रहना, उन्हें धीरे देते रहना कि तुम्हारा पांचवा बेटा वहां बहुत ही अच्छा है। उन्हें कहना लिख रहा हूं, उन्हें कहना पढ़ रहा हूं, उन्हें कहना कि वह रोजाना बहुत अच्छा लिखता रहता है और बहुत अच्छा पढ़ता भी रहता है। काम करता हूं कि कहना, और कहना वहां बहुत ज्यादा कार्य भी कर रहा है। नाम करता हूं, कहना कि वह वहां अपना स्वयं का और आपका भी नाम कर रहा है। चाहते हैं लोग, कहना मत करो कुछ शोक कहना। यानी उन्हें बहुत ज्यादा लोग वहां पर चाह रहे हैं, उनका शोक उनका दुख यहां मत बनाओ तुम, वह वहां बहुत ही मजे से है। कवि कह रहा है कि उनसे ऐसा मत कह देना, उन्हें मेरी वास्तविक स्थिति मत बता देना और उन्हें धैर्य देते रहना, धीरज यानी धीरज रखने के लिए कहना कि उन्हें कहना कि मैं यहाँ लिख रहा हूं अच्छे से, मैं यहाँ पढ़ रहा हूं, मैं यहाँ बहुत ज्यादा कार्य कर रहा हूं, और कहना कि वो आपका और अपना भी नाम करने की कोशिश वहां कर रहा है, वहां बहुत अच्छे से पढ़ रहा है। और कहना बहुत सारे लोग उन्हें चाहते भी हैं और उनका शोक तुम बिल्कुल मत करो, वह वहां बहुत ही मजे से रह रहा है। और कहना मस्त हूं मैं, और कहना वह बहुत ही अच्छे से बहुत ही खुशी से यहाँ रह रहा है। काटने में व्यस्त हूं मैं, यानी कि सूत काटने में व्यस्त है, वह बहुत सारा कार्य करता है। वजन 70 शेर है मेरा, और कहना कि उनका 70 किलो वजन हो चुका है और भोजन ढेर है मेरा। और साथ में यह भी कहना वह वहां बहुत ज्यादा भोजन भी खाता है, यानी करता है, कूदता हूं, खेलता हूं, दुख डटकर टहलता हूं। यानी कहता है कि वहां बहुत ज्यादा अच्छे से खेलता हुआ कूदता रहता है और वह दुख को अच्छे से कंट्रोल कर रहा है, दुख को धैर्य के साथ धारण में कर रहा है। यदि कोई दुख आता भी है तो वैसे उसके सामने कोई दुख आता नहीं है, ऐसा तुम उन्हें कहना। और कहना मस्त हूं मैं, यूं न कहना अस्तु मैं, और उन्हें कहना कि वह बहुत ही वहां अच्छे से खुशी से रह रहा है। ये मत कह देना कि मैं यहाँ बहुत ज्यादा दुखी हूँ अपने माता पिता के योग में, उन्हें बहुत ज्यादा घर की याद आ रही है, ऐसा हे सावन ऐसा मत कह देना। तू जितना चाहे उतना बरस ले, तू सभी के लिए पवित्र है, लेकिन मेरे माता पिता की आंखों से आंसू नहीं बहने चाहिए। उन्हें धैर्य धीरज देते रहना और उन्हें कहना कि तुम पांचों के लिए बिल्कुल मत तरसो। उसका 70 किलो वजन हो चुका है, वह बहुत सारा भोजन करता है, वह वहां लिखता भी है, पढ़ता भी है, खेलता कूदता भी है और वह मजे में रह रहा है। उसका शौक तुम बिल्कुल भी मत बनाओ। ठीक है, प्रसंग भावार्थ देखिए, इन पंक्तियों के माध्यम से कवि सावन को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि
तुम मेरे माता पिता से मेरे कष्टों के बारे में मत बताना, तुम उन्हें धैर्य या धैर्य देते हुए यह कहना कि वह तुम्हारा यानी तुम्हारा पुत्र जेल में भी पढ़ रहा है और लिख रहा है, और उन्हें यह भी कहना कि वह वहां काम भी करता है तथा परिवार देश का नाम रोशन भी कर रहा है, और कहना कि उसे बहुत लोग चाहते हैं, तुम उसका दुख मत करो, वह वहां सही है और उसे कोई कष्ट नहीं है। तुम उसका शोक बिल्कुल मत करो, तुम बिल्कुल ही मत घबराओ, वह वहां बहुत ही अच्छे से रह रहा है। अब तुम सोचो यार, कारावास में कोई अच्छे से रहेगा क्या? नहीं रहेगा ना। लेकिन फिर भी कवि ने इसी कविता लिखी है अपने सावन को संबोधित करते हुए कि उनके माता पिता को बिल्कुल भी एक क्षण भी दुख न सताए, और उन्हें यह भी कहना कि वह वहां सुखी है, मस्त है और सूत काटने में व्यस्त रहता है, और यह भी कहना कि उसका वजन 70 किलो हो गया है और वह ढेर सारा भोजन भी खाता है। आगे कवि कहते हैं कि यह भी कहना कि वह खेलता है, कूदता है और दुख को अपने नजदीक आने नहीं देता बिल्कुल भी। वह वहां मस्त है, खुश है, परंतु उन्हें यह न कहना कि मैं डूबते हुए सूर्य की तरह अस्त हो गया हूं या अस्त होता चाह रहा हूं। ये अब तुम सोचो यार, जेल में कोई ऐसे मस्त रहा होगा, लेकिन अपने माता पिता को, इसलिए तो कहते हैं आप लोगों को ऐसा पढ़ो कि जो माता पिता को आप लोगों ने खुशी नहीं दे पाए हो, वो खुशी आप लोगों ने दे सको। तो बिल्कुल भी ऐसा मतलब कहते हैं ना कि ऐसा मत कोई कार्य करना जिससे अपने माता पिता को दुख। अब तुम देखो, कवि जेल में है फिर भी वो अपने माता पिता को खुश देखना चाहता है, तो ऐसी कविता उन्होंने लिखी है। विशेष भाषा सरल सुबोध प्रवाह में है, खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग हुआ है, वर्णों की आवर्तीकरण अनुप्रास अलंकार है, छंद मुक्त रचना है। कवि द्वारा सावन को दिए गए संदेश का बहुत ही मार्मिक चित्रण हुआ है। अब देखो, हाय रे ऐसा न कहना है कि जो वैसा न कहना, कहने देना जागता हूं आदमी से भागता हूं। अब सावन को संबोधित करते हुए कवि कह रहे हैं कि मेरे माता पिता को ऐसा मत कह देना कि उन्हें बहुत ज्यादा दुख होगा। क्या मत कहना? कि जो वैसा है, कि जो वैसा न कहना, जैसा मैं यहाँ हूं वैसा बिल्कुल वास्तविक मत बताना, सच्चाई मत बताना उन्हें, वरना वो बहुत ज्यादा दुखी होंगे। यह मत कहना कि मैं पूरी रात रात भर जागता रहता हूं और आम आदमी से मैं भागता रहता हूं, यानी कि तुम्हारा पुत्र डर गया है, वह प्रत्येक व्यक्ति से डरता हुआ भागता रहता है। ऐसा बिल्कुल भी उन्हें मत कह देना कि वो रात भर जागता रहता है, तुम्हें बहुत ज्यादा याद करता है, उसे बहुत ज्यादा दुख हो रहा है। कहने देना मौन हूं मैं, और यह भी मत कह देना कि मैं बिल्कुल ही शांत रहता हूं। खुद ने समझो कौन हूं मैं, और यह मत कहना कि वह खुद को ही भूल गया है, ऐसा बिल्कुल भी मत कह देना। देखना कुछ बकने देना, उन्हें कोई शक नहीं होना। हे सावन, ऐसा कुछ मत कह देना कि उन्हें कोई शक हो जाए कि मेरा पांचवा पुत्र जो मुझे बहुत ज्यादा प्यारा था, वो इतना ज्यादा कष्ट भोग रहा है मेरे कारण, वो मेरी परंपरा मेरे लीग के अनुसार चला है, इसलिए वह इतना ज्यादा दुख सहन कर रहा है। जैसा मैं यहाँ हूं वैसा बिल्कुल भी नहीं कहना तुझे सावन। तुझे धैर्य रखते हुए अच्छे से बातें करनी, उनकी आंखें में आंखें डाल के बातें करनी, और उन्हें धैर्य देते रहना कि तुम्हारा पांचवा पुत्र बहुत अच्छे से है और बहुत मस्ती से खुशी से वह वहां पढ़ रहा है, लिख रहा है, खा रहा है, पी रहा है, खेल रहा है, कूदता है और मस्ती से रह रहा है। आपका भी नाम कर रहा है और अपना नाम भी कर रहा है और देश में नाम रोशन भी खुद का भी कर रहा है। हे सजीले हरे सावन, हे कि मेरे मरे नहीं, है कि मेरे पुण्य पावन, तुम बरस लो वे न बरसे, पांच को वे न तरसे। अब कवि कह रहा है कि हे हरियाली भरे सावन, हे पवित्र सावन, हे मेरे पुण्य पावन, तुम सभी के लिए पवित्र हो सावन, तुम बरस लो वे न बरसे, तू चाहे जितना बरस, पर मेरे माता पिता की आंखों में आंसू नहीं बहना चाहिए। पांच को वे न तरसे, उन्हें इस प्रकार से कहना कि वो अपने पांचवें पुत्र के लिए बिल्कुल भी न तरसे। प्रसंग देख लेना जिसका काम का हो। व्याख्या, प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि सावन को सावधान करते हुए कह रहे हैं कि मेरे माता पिता को मेरी सच्चाई न बताना, अर्थात मैं यहाँ जैसा हूँ वैसा मत बताना। उन्हें यह न बताना कि मैं देर रात तक जागता रहता हूँ, आम आदमी से दूर भागता रहता हूँ, मैं चुपचाप रहता हूँ, और यह भी मत बताना कि चिंता में डूबकर मैं स्वयं को भूल जाता हूँ या भूल गया हूँ। तुम सावधानी से बातें कहना, ऐसे कहना कि उन्हें कोई शक न हो कि वह वहां दुखी है। फिर कवि कहते हैं कि हे
हरियाली से भरे सावन, तुम पुण्य कार्य में मस्त हो, तुम शिवम बरसकर धरती को प्रसन्न करो, अर्थात तुम खूब बरसो, परंतु मेरे माता पिता की आंखों में आंसू न बहने देना, उन्हें मेरी याद न आने देना, अर्थात उन्हें उनके पांचवें पुत्र की याद न आने देना। तो इस प्रकार से कवि ने, यानी कि एक बेटा अपने माता पिता से दूर है, अर्थात जेल में है, तो माता पिता दुखी होंगे, लेकिन फिर भी उन्हें कोई दुख न हो, एक ऐसी कविता लिखी है। और अपने लिए या सभी के लिए जो अच्छा कार्य करें, जिन्हें थोड़ा बहुत भी कष्ट हो रहा है, वो अपने माता पिता तक ऐसी बातें न पहुंचाए, उन्हें पहुंचाए तो अच्छे से कोई पत्र लिख करके पहुंचाएं, और अच्छा कार्य करते रहो और आगे बढ़ते रहो। भाषा सरल एवं सहज प्रवाह में है, खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग हुआ है, अनुप्रास अलंकार है, छंद मुक्त रचना है। कवि द्वारा सावन के माध्यम जेल में हो रहे अत्याचार का बहुत ही मार्मिक चित्रण यहाँ पर किया गया है। अब आते हैं एमसीक्यूज पढ़ते हैं हम लोग। कवि के घर में किसका भंडार भरा पड़ा है? घर धन का, अनाज का, खुशियों का या सुखों का? बता सकते हैं आप लोग राइट आंसर क्या होगा? कवि घर में किसका भंडार भरा पड़ा है, बताइए जल्दी से। बता सकते हैं आप लोग? तो किसका है? खुशियों का। कहा ना, मेरा परिवार पूर्ण है, जो पूर्ण यानी खुशियों का, जिसमें कोई परेशानी नहीं है। कवि के भाई आपस में किसके कारण बहुत गहरे जुड़े हुए हैं? धन दौलत के कारण, घर के कारण, सुख के कारण, स्नेह के कारण, यानी कि प्रेम के कारण, यानी कि प्रेम यानी कि कारण वो भाई आपस में बहुत गहरे ढंग से जुड़े हुए हैं। कवि के कितने भाई हैं? यानी कि कवि समेत तो वो 5 हैं, लेकिन यहाँ कवि के कितने भाई बताए गए? तो यहाँ 4 बहनें 4 भाई बताया गया है ना। भाई बुझा के समान, बहनें प्यार का भंडार बताया गया है, प्यार के समान बताया गया। कवि ने भाई को क्या कहा है? बुझा कहा है, ध्यान रखना। कवि के पिता जब बोलते हैं तो किसकी गर्जना सुनाई देती है? कवि के पिता जब बोलते हैं तो किसकी गर्जना सुनाई देती है? शेर की, हाथी की, तूफान की या बादल की? जब कवि ने कहा है ना, जब वे बोलते हैं तो ऐसे लगता है कि बादल गरज रहा है। कवि ने घर को किससे भरा पूरा बताया गया है? खुशी से। कवि को किस ऋतु में घर की याद आती है? कवि कहा है ना, बहुत तेज पानी बरस रहा है। पानी से कब बरसता है? सावन में। और सावन कितने माह का होता है, जिसे हम लोग एक नाम से जानते हैं, याद हो तो आप लोगों को? चौमासा। तो वर्षा ऋतु में। डेस्क्रिप्टिव देखना, पानी के रात भर गिरने और प्राण मन गिरने में परस्पर क्या संबंध है? कवि का कहने का तात्पर्य है कि पूरी रात बारिश होती रही, जिससे मेरा मन भी भय से कांपता रहा, कि उन्हें बिल्कुल ही उस समय घर की याद आ गई। ऐसे जैसे बारिश होती थी तो हम सभी भाई बहन एक साथ इकट्ठे हो जाया करते थे, और कैसे कैसे अटकेलियां या कुछ चाय वगैरह पिया करते थे। पानी के रात पर गिरने और प्राणमन के गिरने में परस्पर संबंध कवि की बीती स्मृति और उससे होने वाली पीड़ा से है। पानी का लगातार बरसने के कारण कवि अपने घर परिवार के सदस्यों की याद आ गई। कवि को परिवार के साथ बिताए गए खुशी के उन पलों की याद आ गई जो उसने कभी उनके साथ रहकर बिताए थे। इस कारण उसके प्राण व मन घर की याद में व्याकुल हो जाते हैं। इस तरह पानी के रात भर घिरने और प्राण मन के घिरने की बात कवि की स्मृति के संदर्भ में की गई है, यानी उनके अपने घर की याद आ जाती है। मायके आई बहन के लिए कवि ने घर को परिताप का घर यानी दुख का घर क्यों कहा? क्योंकि कोई भी लड़की है ससुराल जब पिता के घर आती है तो खुशी के लिए आती है, और जैसे वो घर पे आई होगी तो चारों भाइयों को देखा होगा तो खुशी होगी, लेकिन जैसे उसे पांचों की याद आई होगी, पांचों नहीं दिखा उसकी आंखों के सामने, तो हाय रे कैसा परिताप का दुख उसे बताया गया है। बहन जब घर आती है तो यह सोचकर बड़ी खुशी रहती है कि वह घर जाकर अपने परिवार के सदस्यों से मिलेगी। घर पहुंचने पर उसे पता चलता कि उसका एक भाई जेल में है, तो उसे बहुत दुख होगा। उसे यहाँ दुख के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। वह अपने पांचवें भाई को याद करके उसे बहुत दुख होगा। इसी कारण कवि ने घर को परिताप कहा है। पिता के व्यक्तित्व की किन विशेषताओं को उकेरा गया है? बताया गया है ना, वो पिता रोजाना व्यायाम करते हैं, 260 दिन बैठक करते हैं, गीता का पाठ करते हैं, मुखदर के मुठों को दोनों को मिला देते हैं। इस प्रकार से जब वो बोलते हैं तो बादल गर्जना होती है, जब वो कार्य करते हैं आंधी तूफान लज्जा जाते हैं। उनके पिता रोजाना व्यायाम करते हैं,
गीता पाठ करके 260 दंड लगाते हैं, वे दौड़ लगाते हैं, खिलखिलाकर हंसते हैं, उनकी वाणी में बादलों जैसी गर्जन है और काम में तूफान जैसी तेजी है। उनके सामने मौत और शेर भी आ जाएं तो घबराते नहीं हैं। वे उनकी प्रेरणा से ही स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े हैं। उसमें देशभक्ति, उनमें देशभक्ति भरी हुई है, उनमें देशभक्ति भरी हुई है। निम्नलिखित पंक्तियों में बस शब्द के प्रयोग की विशेषता बताइए। देखो, मैं मजे में हूं, सही है, घर नहीं हूं, बस यही है, किंतु यह बस बहुत बड़ा बस है, इसी बस में सब विरस है। कवि कहने का तात्पर्य क्या है कि कवि कह रहा है कि इस बादल को संबोधित करते हुए कहना कि मैं बहुत ही मजे में हूं, लेकिन यह बहुत बड़ा बस है, यानी कि यह बहुत बड़ा दुख है मेरे लिए, बस इतना ही, बस इस बस में सब कुछ विरस है। यानी कहने का तात्पर्य क्या है, इस बस में बहुत बड़ा दुख छिपा हुआ है और मैं घर पर नहीं हूँ, यही बस है। कहने का तात्पर्य क्या है, ये बस 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 जो आ रहा है ना, ये बहुत ही बड़ा एक सोचने विचारने की बात है। इसमें देखो बस बस क्यों आ रहा है। कवि ने बस शब्द का अनेक बार प्रयोग यमक अलंकार के रूप में विभिन्न स्थितियों और भावों को व्यक्त करने के लिए किया गया है। अब जो पहला बस है, उस बस में इस बस का प्रयोग का अर्थ है कि कवि केवल घर में नहीं है। दूसरे बस शब्द का प्रयोग का अर्थ है कि वह घर से दूर रहने के लिए विवश है, अर्थात यह बस अपने आप में एक बड़ी बात है। तीसरा जो बस है शब्द के प्रयोग का अर्थ है कि उसको घर वालों से न मिल पाने की, अर्थ है कि उसको घर वालों से न मिल पाने की व्यवस्था से वह व्यस्तित और दुखी है। ठीक है, तो ये ध्यान आपको रखना है। लेकिन 4 बस थे ना। कहने का तात्पर्य क्या है, कहने का मतलब है ये कि जो ये बस बस का प्रयोग किया गया है, तो उसके कारण से थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान रखना होगा इन शब्द में कि एक मिनट रुकना है आप लोग। ठीक है, तो एक बार इसे देख लेना आप लोग। कविता की अंतिम 12 पंक्तियों को पढ़कर कल्पना कीजिए कि कवि अपनी किस स्थिति मन स्थिति को अपने परिजनों को छिपाना चाहता है। तो कवि कहता है ना कि ये जो अंतिम पंक्ति है, क्या, हाय रे ऐसा न कहना है कि जो वैसा न कहना, कहने देना जागता हूं, आदमी से भागता हूं। ठीक है, आदमी से भागता हूं, कहने देना मौन हूं मैं, खुद न समझूं कौन हूं मैं, देखना कुछ बकने देना, उनको कोई शक न देना। ये सजीले हरे सावन है कि मेरे पुण्य पावन, तुम बरस लो वे न बरसे, पांचवे को वे न तरसे। तो ये मैंने बहुत अच्छे से आप लोगों को अंत में समझाया गया है। उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये सब अच्छे समझ में आ गया होगा। और जो वो बस वाला क्वेश्चन है ना, इसको एक बार वापस देख लेना। यदि फिर भी कोई दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में लिख लेना, क्योंकि यहाँ पे 4 बस है, शायद तीसरा ये है। देखो घर, देखो वापस देखना एक बार। सर 1 मिनट, घर नहीं हूं बस यही है। कवि का कहने का तात्पर्य क्या है कि बस थोड़ा सा दुख है कि मैं घर पर नहीं हूं, किंतु यह बस बहुत बड़ा बस है। देखो 4 आ चुके हैं यहाँ पे, ये मैंने गलती से लिखा है यहाँ पे कि यह जो बस है कि मैं घर पर नहीं हूं, यह बस है ना, यह बहुत ही बड़ा क्या है, बस है, यानी बहुत ही मैं यहाँ व्यवस्था से रह रहा हूं, मुझे यहाँ बहुत बड़ा दुख हो रहा है। इसी बस में सब विरस है और इसी बस में बहुत बड़ा दुख छिपा हुआ है। मैं खुशी से नहीं रह रहा हूं यहाँ पे, मुझे बहुत ज्यादा दुख यहाँ पर हो रहा है। कहने का तात्पर्य क्या है, इन चारों का मतलब यही है। एक का मतलब है कि इतना ही दुख है मुझे कि मैं घर पर नहीं हूं। दूसरा है कि यह जो दुख है ना, यह बहुत बड़ा दुख है। और चौथा जो है कि इस बस में, इस दुख में यहाँ रहने के कारण मैं बहुत बड़ा विवश हो रहा हूं। यहां मैं रहना नहीं चाहता, लेकिन व्यवस्था कारण मैं यहाँ रह पा रहा हूं। तो ये देख लो यहाँ पे लिखा हुआ है, सभी कुछ लिखा हुआ है, थोड़ा अपन ने गलती से लिखा हुआ है। देखो एक बार, कवि ने बस शब्द का अनेक बार प्रयोग करके यमक अलंकार, एक बात यह ध्यान रखना, आपसे पूछा जाता है इस पद्यांश में कौन सा अलंकार है, बस शब्द में तो यमक अलंकार है। और तीसरा है कि विभिन्न स्थितियों में भावों को व्यक्त करने के लिए किया है। पहले बस शब्द का प्रयोग का अर्थ है कवि केवल घर में नहीं है, पहला। दूसरे बस शब्द का प्रयोग का अर्थ है कि वह घर से दूर रहने के लिए विवश है, यानी कि ये जो है ना, ये इस बस में बहुत बड़ा दुख छिपा हुआ है। तो यहां पर आ चुका है दोनों के दोनों, अर्थात यह बस अपने आप में बड़ी
बात है। ये जो बस आ रहा है इसका अर्थ यहाँ आ चुका है, और यह इसी के लिए किया गया है कि यह बस बहुत बड़ा बस है, यानी यह दुख है, बहुत बड़ा व्यवस्था की बात है। तीसरे बस शब्द का प्रयोग का अर्थ है कि उसके घर वालों से न मिल पाने की व्यवस्था से वह व्यवस्थित और क्या है, दुखी हो रहा है। ये ध्यान आपको रखना, और इसका अर्थ मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया जब मैंने कविता पढ़ाया था, एक बार वो आप लोग देख लेना। उम्मीद करता हूं आप लोगों को बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। फिर भी किसी को कोई दिक्कत हो किसी भी शब्द के अर्थ में, कोई भी क्वेश्चन में, तो आप लोग है ना मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके आप लोग मुझे भेज सकते हैं। मैं नेक्स्ट सेशन में उसका समाधान कर दूंगा 101%। तो उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो प्यार बच्चों, अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।